हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू पढ़े इंडिया यूट्यूब चैनल। पढ़े इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द जनवरी 2020 करंट अफेयर। अभी तक हम लोगों ने 20-22 स्लाइड्स कंप्लीट की हैं जनवरी 2020 करंट अफेयर्स की और हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। माय नेम इज अनुराग सिंह, आई एम एन आर्किटेक्ट एंड प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली itself, and I give online lectures on the different platforms. And if you have any queries related to UPSC, please comment. You can write down in the comment section, and please don't forget to subscribe our YouTube channel. So we have just completed around 23 slides, and now today we will start from the 23rd. So Bhitarkanika census on saltwater crocodiles. According to the official estimate, the population of the saltwater or estuaries crocodiles has increased in the water bodies of the Odisha Bhitarkanika National Park to 1757. 1757 जो बताई गई है, ये एस्चुरीज क्रोकोडाइल होते हैं, उनकी संख्या बताई गई है। सो कहाँ पर बताई गई है? सो भितरकनिका नेशनल पार्क। सो हेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर इसकी लोकेशन? हेयर यू कैन सी। So it is on the coast of the Odisha, and it is indunected by the river ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा और पतसाला। यहाँ पर जो रिवर्स हैं, कौन कौन सी रिवर जाती हैं? ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा और पतसाला। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पर मैंग्रोव इकोसिस्टम कौन सा है? ये है वेस्ट बंगाल वाला, दिस पार्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ये वाला। सो ये रामसार साइट है, डेजिग्नेटेड एज अ रामसार वेटलैंड साइट। सो द नेक्स्ट करंट अफेयर इज लामू रीजन इन कीनिया। सो आप कीनिया की लोकेशन देख लीजिए, ये कहाँ पर है? ये ईस्टर्न अफ्रीकन होगा। अगर हम थोड़ा सा मैप बनाते हैं तो ये आ जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। दिस पार्ट इज ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इज यूथोपिया, जिबूती एंड दिस इज सोमालिया। सो सोमालिया के ठीक नीचे पड़ता है कीनिया। तो कंटेक्स्ट क्या है? सोमालिया अल सहबाब ग्रुप हैज अटैक अ मिलिट्री बेस यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कीनियन फोर्स इन कीनियन कोस्टल लमाऊ रीजन। तो ये सोमालिया का एक ग्रुप है, उसका नाम है अल सहबाब ग्रुप। वो आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर क्या हुआ, इस ग्रुप ने यूएसए का एक मिलिट्री कैंप है जो कीनिया और की फोर्स और मिलिट्री दोनों मिलकर काम करती है, उस पर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर लैमो रीजन, जो लैमो या लामो रीजन है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द लामो आइलैंड इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कीनिया। तो कीनिया के बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट में जाकर देखेंगे, यहाँ पर उसका लोकेशन है। लामो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्विंग लिविंग सेटलमेंट अमंग ऑन द स्वाहिली टाउन। स्वाहिली क्या है? एक अरबिक स्वाहिली का मतलब होता है ऑफ द कोस्ट, कोस्ट के ठीक मिला हुआ है लेकिन थोड़ा कोस्ट से बाहर है। वहाँ पर एक सबसे पुराना, ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट प्रिजर्विंग लिविंग सेटलमेंट्स, यहाँ पर काफी टाइम से लोग रहते हुए आए हैं ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट में। द ओल्ड टाउन इज दस अ यूनिक एंड रेयर हिस्टोरिकल लिविंग हेरिटेज, और इसलिए ये काफी यूनिक है और बहुत पुराना हिस्टोरिकल लिविंग हेरिटेज है। विच हैज मोर देन 700 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सेटलमेंट, और ये अराउंड 700 साल पुराने सेटलमेंट यहाँ पर लगातार 7 साल से सेटलमेंट चलती हुई आ रही है। एंड सो दिस इज द मैप एंड इट इज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज की जा चुकी है किसके द्वारा? यूनेस्को के। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा होगा। कैन यू प्लीज टेल मी CSR किस एक्ट के थ्रू ये लीगलाइज है, स्टेचुरी है या फिर एक कन्वेंशन बना हुआ है? अगर ये लीगल, अगर इसको स्टेचुरी रिकॉग्निशन मिली हुई है तो किस एक्ट के अंदर मिली हुई है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड सो बिग थिंग इज साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR के तर्ज पर ही सेम चीज बनाई गई है। इसमें होता क्या है? यूएन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। केंद्र सरकार साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। होता क्या है इसमें? अंडर द प्रोग्राम, researchers who are working on science project funded by any of the ministries under the central government will have to undertake activities to popularize science and make it more accessible to the public। तो इसमें ये वाली बात की जा रही है कि जो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर जो रिसर्चर्स होंगे, अगर वे किसी भी केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री के द्वारा कोई फंड पा रहे हैं या उन्हें कुछ भी हेल्प मिल रही है, तो उनको अपना जो साइंस है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। सो दे हैव टू टेक अंडरटेक एक्टिविटीज टू पॉपुलराइज साइंस। तो जो साइंस है उसको पॉपुलराइज किया जाएगा अमंग द मासेस एंड मेक इट मोर एक्सेसिबल टू द पब्लिक, और ये आम जनता के लिए एक्सेसिबल बना कराने की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। सो द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच वुड बी टेकन अप बाय साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम दैट वाज सिमिलर टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखा जाए तो काफी तक जो एक्टिविटीज हैं सेम ही है, लेकिन दिस कुड रेंज फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज
डिलीवरिंग लेक्चर, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर कोई अगर रिसर्चर्स है, उसने कुछ फंडिंग प्राप्त की है केंद्र सरकार से, तो किसी कॉलेज में जाकर अपनी लेक्चर दे सकता है, किसी पर आर्टिकल लिख सकता है, राइटिंग एन आर्टिकल इन मैगजीन, और डूइंग समथिंग बियॉन्ड द करिकुलम, या फिर कुछ ऐसा काम कर सकता है जो करिकुलम में सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो किसी तरह से साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसको प्रमोट करता है। The science outreach would be mandatory and researchers had to include this as a part of their outcome report। और ये चीज़ मैंडेटरी की जाएगी और उसको अपने जो रिसर्च पेपर होगा उसको बताना पड़ेगा, उसमें मैंडेटरी होगा कि आपकी वजह से कितने लोगों में अपने अवेयरनेस प्रमोट की है। अवेयरनेस किस चीज़ के लिए? साइंटिफिक टेम्परमेंट के लिए। इट विल बी इम्प्लीमेंट दिस ईयर आफ्टर ए कंसल्टेशन मीटिंग विद ऑल स्टेक होल्डर। तो ये उस टाइम पर ही प्लानिंग की गई थी। अभी ड्यू टू कोरोना वायरस अभी इसके ऊपर कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये मे भी हो सकता है कि आज से 1-2 महीने के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। Then NSC Knowledge Hub. So Union Commerce Minister has inaugurated the NSC Knowledge Hub. NSC Knowledge Hub is an artificial intelligence powered learning ecosystem। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड लर्निंग इकोसिस्टम, एक तरह का सिस्टम होगा जिसके अंदर हम लोग या कोई भी है समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, नई नई चीजें देख सकते हैं। द प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय एनएससी एकेडमी। एनएससी का मतलब क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ पर है? इट इज इन लोकेटेड इन दिल्ली। बॉम्बे के अंदर इट इज बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो एनएससी के द्वारा बनाया गया अ होली वॉन्ड सब्सिडरी ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये पूरी की पूरी जो है एनएससी की ब्रांच है, सब्सिडरी है। दिस प्लेटफॉर्म सीक्स टू असिस्ट द बैंकिंग, फाइनेंशियल, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस सेक्टर एंड इनहेंसिंग स्किल्स टू द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, ऐसा काम क्या होगा इस प्लेटफॉर्म का? ये अवेयरनेस या नॉलेज प्रोवाइड कराएगा बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड, किनके लिए? जो उनके एम्प्लॉयज हैं। It also aims to help the academic institutions in preparing future-ready talent skills for the financial services industries। ये काफ़ी जनरलाइज चीज़ है कि लोगों को स्किल्स इसलिए दिए जाते हैं कि सो दैट जो भी प्रॉब्लम आए इन फ्यूचर उसके से पहले ही वो तैयार हों। सो उसका भी सेम एम है। Then the next current affair is Indian Data Relay Satellite System (IDRS). India plans to ring its own era of space-to-space tracking and communication of its space assets this year by putting up a new satellite series called the Indian Data Relay Satellite System। Very very important for the UPSC and other examination। क्या है ये इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम? ये एक बिल्कुल नई तरह की चीज़ बनाई जा रही है। ऐसा काम क्या होगा? देखो, होता क्या है कि हमारे जैसा फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, हमारे को सैटेलाइट्स हैं, तो सैटेलाइट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। इट हैज़ टू वेरी सिक्योर, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी भरा होना जरूरी है, नहीं तो डेटा लीक किया जा सकता है। उसी के लिए बनाया गया है। से सो द IDRSS इज प्लान to track and to be constantly in touch with Indian satellite, in particular through in those in low Earth orbit, which have limited coverage of the Earth। तो क्या होगा कि जैसे हमारी जो अगर अर्थ है, अर्थ के हम लोग ये पूरा अर्थ ले लेते हैं, तो जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होंगी उनके ऊपर आपस में कनेक्टिविटी को देखेगा कि आपस में एक तरह ट्रैक करने के लिए आसान रहेगी, कुछ कम्युनिकेशन एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में डाला जा सके। इन द कमिंग ईयर it will be vital to ISRO, whose roadmap is dotted with the advanced LEO mission such as space docking, space stations, as well as distant exploration to Moon, Mars and Venus। तो ये हमारे लिए काफ़ी जरूरी हो जाएगा क्योंकि हमारा जो इसरो का जो टारगेट है वो मून पे जाने का है, चांद और मार्स पे जाने का है, और विनस पे खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है। और स्पेस डॉकिंग, डॉकिंग का मतलब होता है पार्किंग, कि अगर कोई यहाँ पर हमने एक अपना स्टेशन बना दिया है तो अगर यहाँ से कोई अर्थ से कोई भी जाएगा तो वहाँ पर डॉक किया जा सकता है। तो अगर हम लोग अच्छे अपने इसरो का अगर ये टारगेट है इन फ्यूचर तो उसके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है IDRSS। सो द फुल फॉर्म इज इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। And the more information on it, it will also be useful for the monitoring launches। और कभी इसका फायदा ये भी होगा कि जो हम लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट इसरो लॉन्च करता है, उसके पर पूरी निगरानी रखी जा सके। द फर्स्ट बेनिफिशियरी वुड बी द प्रोस्पेक्टिव क्रू मेंबरशिप ऑफ गगनयान मिशन ऑफ 2020। एज यू नो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये बोल दिया गया है कि 2022 तक हम लोग अपने जो मैन मेड हैं, जो इंसान हैं, उनको स्पेस में भेजने की तैयारी चल रही है और उसका नाम दिया गगनयान मिशन, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो द IDRS सैटेलाइट कितने के लिए? इट विल बी 2000 kg क्लास, वुड बी लॉन्च बाय GSLV लॉन्चर टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड 36,000 किलोमीटर अवे। So this technology was launched by the space majors like Russia, USA in 1970s
देयर हैज़ बीन दे वर यूज्ड टू मॉनिटर देयर रेस्पेक्टिव स्पेस स्टेशन। तो यूएसए और रशिया ने 1970s 80s में ये काम कर लिया था और वो भी अपने स्पेस स्टेशन पर एक नज़र रखते थे इन सैटेलाइट के थ्रू। सो ये के सीक्वेंसर्स हैं। तो इन लोगों ने खुद बोला है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं ये क्या काम होगा, वैसे मैंने बाकी आपको समझा दिया है। फिर एक आता है टुलू। टुलू एक लैंग्वेज की डिमांड चल रही है ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड करने के लिए। सो द रिसेंट एक्टिविटीज आर मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्लूड टुलू इन इंग्लिश शेड्यूल 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो 8 शेड्यूल है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, उसमें काफ़ी डिमांड चल रही है कि टुलू लैंग्वेज को भी ऐड कर दिया जाना चाहिए। सो टुलू इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। तो ये देखा गया है कि इसमें कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। टुलू इज ए द्रविडियन लैंग्वेज, दैट इज साउथ इंडियन लैंग्वेज है, whose speakers are concerned in the two coastal district of the Karnataka in Kasaragod district in Kerala। So केरला और कर्नाटका के जो कोस्टल रीजन पे यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है। The oldest available inscription in Tulu are from the period 14 to 1500, मतलब आप सोच सकते हैं 500 और 600 700 साल के आसपास पुराना आपको इसको इसके इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। सेंसस के हिसाब से कितने 18 लाख, अराउंड 18.5 लाख जो नेटिव स्पीकर्स हैं जो टुलू बोलते हैं। द टुलू स्पीकर पीपल आर लार्जर इन नंबर देन स्पीकर ऑफ मणिपुरी एंड संस्कृत। तो अगर हम लोग ये नंबर की बात करें 8.46 लाख के हिसाब से, तो देखा जाए तो संस्कृत और मणिपुर दे ऑलरेडी कम इन 8 शेड्यूल, जबकि इनके जो स्पीकर्स हैं वो 18 लाख जो टुलू के हैं उनसे काफ़ी कम है। सो विच हैज़ बीन गिवन, सो उनकी डिमांड चल रही है। तो ये टुलू लैंग्वेज कहाँ पर है, इसकी लोकेशन जरूरी है, 8 शेड्यूल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट और क्लियर होता है। एंड द नेक्स्ट अदर इंफॉर्मेशन, येलो प्रोक्लेमेशन। येलो प्रोक्लेमेशन वाज अडॉप्टेड इन द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द लैंग्वेज रिसोर्सेज प्रोटेक्शन इन चेंगसा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ह्यूनान प्रोविंस इन 2018 यूनेस्को। तो यूनेस्को के अंदर क्या होता है, येलो प्रोक्लेमेशन किया गया था। सो इसका काम क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो जो ये प्रोक्लेमेशन है ये प्रमोट करता है कि दुनिया में कहीं पर भी है जो अगर लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज में डाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो ये टुलू लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है। इट कॉल्स अपॉन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्टेट्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अमंग अदर टू रीच ए कंसेंसस ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो सभी लोगों को इसका जो यूलो प्रोक्लेमेशन है वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज को, डिफरेंट स्टेट्स को, गवर्नमेंट को, एनजीओs को इकट्ठा लेकर आता है और ये उनसे बोला जाता है कि आप प्लीज इनको प्रमोट कीजिए। ठीक है, सो फिर द नेक्स्ट करंट अफेयर इज कैलकेट टू बी द इन इसरोज एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब। इसरो हैज proposed 2700 crore master plan to create the human space flight center। So it is a body under ISRO, of course ISRO के अंदर ही बॉडी होगी to coordinate Indian human space flight program। It will be stabilized in the 3 year चालकेर, दैट इसको बोला जाता है चालकेर, इसको बोलते हैं साइंस सिटी इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एट प्रेजेंट इट वर्क्स एज अ टेम्परेरी प्लेस ऑफ द इसरो हेडक्वार्टर, अंतरिक्ष भवन। तो यहाँ पर जब हमारा गगनयान मिशन है 2022 तक मैन मिशन भेजना है स्पेस में, तो उसके लिए यहाँ पर एक काम करेगा। अभी उसका जो हेडक्वार्टर है उसको एट प्रेजेंट इट इज इन अंतरिक्ष भवन, कहाँ पर, इट इज इन बेंगलोर, हेडक्वार्टर इसरो का भी बेंगलोर में। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज नियोन, द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाया गया है जिसका नाम रखा नियो। सो इट इज द सैमसंग बैक्ड स्टार लैब हैज अनवील्ड नियोन, द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन। सैमसंग के द्वारा इसको बनाया गया है। ये क्या है, ह्यूमनॉइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। चैटबॉट का मतलब होता है, बोट का मतलब है एक रोबोट से है, और चैटबॉट आप उससे बात कर सकते हैं, ये आपके बारे में बताएगा। इट एम्स टू डिलीवर अ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हर बंदे की जो प्रमोशन है उसको ध्यान रखेगा, उसकी हॉबीज को, उसकी क्वालिटीज को। इट हैज एबिलिटी टू शोज इमोशन एंड इंटेलिजेंस, कि अपने इमोशंस भी व्यक्त कर सकता है और इंटेलिजेंस को भी दिखा सकता है। लिथियम सल्फर बैटरी। So researchers from the Australia have claimed that they have developed the world first efficient lithium sulfur battery। तो ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने पहली बार दुनिया का फर्स्ट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लिथियम सल्फर बैटरी बना ली है, LIS। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी जो बराबर रिचार्ज कर सकते हैं विद लिथियम और लिथियम अलॉयज एज एनोडिक मटेरियल एंड सल्फर एज ए कैथोडिक। अगर वो बैटरी होती है तो प्लस माइनस होता है, तो उसके अंदर क्या काम करेगा, जो लिथियम होगा वो एनोड होगा, नेगेटिव होगा, सल्फर जो होगा कैथोड होगा।
इट इज केपेबल ऑफ पावरिंग ए स्मार्टफोन फॉर 5 कंटिन्यूस डे। और अगर ये बैटरी तैयार हो जाती है, उनका जो उनका क्लेम है, तो उसके हिसाब से 5 दिन तक सेल फोन की बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। द इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार बीइंग एबल टू ड्राइव अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 1000 किलोमीटर। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, अभी हम जो इलेक्ट्रिक कार की इलेक्ट्रिक जो कार्स होती हैं, उनकी जो नॉर्मल रेंज होती है 80 टू 120 किलोमीटर होती है। 80 से लेकर 120 किलोमीटर फुल चार्ज होने के बाद जा सकते हैं। तो सेम चीज़ है। और अभी अराउंड सेलफोन भी हमारा दिन में 1 दिन ही चलता है, तो 5 दिन उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इट इज़ लाइक वही चीज़ निकल कर आती है कि अराउंड 1000 किलोमीटर चल सकती है गाड़ी के साथ कंपेयर करें तो। लिथियम सल्फर बैटरी हैज़ एन अल्ट्रा हाई कैपेसिटी एंड हैज़ बेटर परफॉर्मेंस एंड लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इसकी क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, कैपेसिटी अच्छी है, और ये बेटर परफॉर्म करती है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम है। लिथियम सल्फर बैटरीज आर कंसिडर्ड एज द सक्सेसर ऑफ द लिथियम लायन बैटरीज। अभी जो हमारे सेलफोन में यूज़ की जाती हैं लिथियम आयन जो बैटरीज होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं, उसके बाद इसको बोला जाता है कि इन फ्यूचर लिथियम सल्फर इसको ओवरटेक कर जाएगा। बैटरीज बिकॉज ऑफ देयर लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंप्रूव सेफ्टी। तो लिथियम सल्फर जो बैटरी है, ज़्यादा उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी सस्ता है, एनर्जी एफिशिएंट है, और उनकी सेफ्टी और भी सेफ्टी लिथियम आयन बैटरी से बेटर है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज लोअर बिकॉज सल्फर इज अबेंडेंटली अवेलेबल। अब ये बात आती है कि सस्ता क्यों है, क्योंकि जो सल्फर है वो इजीली अवेलेबल है। So this is some extra information. John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, and Akira Yoshihama received Nobel Prize in Chemistry 2019 for the development of lithium ion battery. 2019 के अंदर लिथियम आयन बैटरीज के डेवलपमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है केमिस्ट्री में। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। और TOI 700D क्या है, नासा हैज रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ अर्थ साइज प्लैनेट। तो नासा ने एक अर्थ के बराबर एक प्लैनेट देखा है, उसका नाम रखा है TOI 700D। ऑर्बिटिंग इट्स स्टार इन द हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन का मतलब होता है ऐसी जोन जहां पर लाइफ पॉसिबल है, इसको गोल्डीलॉक्स जोन भी बोला जाता है। सो द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट TOI 700D। फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क दैट दिस वाज इन न्यूज। सो ये क्या है, स्पेस स्टेशन है, कोई डिजीज है, कोई बैक्टीरिया है, या फिर कोई प्लैनेट है, कुछ भी पूछे बोला जा सकता है। सो इट इज ए हैबिटेबल जोन, अर्थ लाइक प्लैनेट। The newest such planet was found by NASA transiting exoplanet survey satellite test mission, which was launched in 2018. So the star TOI 700 is an M-DAR located just over 100 light year। तो कहने के लिए तो जस्ट 100 लाइट ईयर बोला जा रहा है, लेकिन काफ़ी दूर होता है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है। अवे इन द साउदर्न कंस्टेलेशन डोरैडो इज रफली 400 ऑफ द सन मास। ये इतना इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। फिर आता है कि नेपाल सीक नियर एक्सटिंक्ट। तो नेपाल की सीख है या सीके है, आई एम सॉरी इफ अगर मैं इसको गलत तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो रिसेंटली हुआ क्या है, सेवरल न्यूज़पेपर्स हैज रिपोर्टेड दैट नियर एक्सटिंक्ट नेपालीज लैंग्वेज सीके हैज जस्ट 700 स्पीकर अराउंड द वर्ल्ड। तो एक लैंग्वेज है सीके, नेपाल की है, वैसा भी काफ़ी एक्सटेंट होने वाली है। उसमें काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने ये कवर किया कि सिर्फ 700 लोग ही पूरी दुनिया में बचे हैं जो उस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो सीके लैंग्वेज क्या है, सीके मीन्स गोल्डन लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि गोल्डन लैंग्वेज। इट इज़ वन ऑफ द ओवर 100 इंडिजिनस लैंग्वेज ऑफ नेपाल। तो 100 जो उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं ऑफ नेपाल की, उसमें से एक है। इट इज़ मेनली सब स्पोकन इन द 5 विलेज ऑफ द, ये नाम है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। द डायलेक्ट फ्रॉम द विलेज डिफरेंट सब्सटेंशियली एंड आर बिलीव टू हैव वेरिंग डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी। तो ये लैंग्वेज पूछी जा सकती है कि सीके क्या है, ये काफ़ी न्यूज़ में थी, तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है। फिर आता है न्यू वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स। The union government has notified new rules that prohibit setting up or expansion of industries and disposal of construction and demolition waste site within the wetland। तो अभी केंद्र सरकार ने एक नए रूल्स जारी किए हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज को सेट करना या उनको एक्सपेंड करना या कंस्ट्रक्शन मटेरियल को डिस्पोज करना या वेस्ट को डिमोलिश करना वेटलैंड में उसको प्रोहिबिट किया गया है। सो एज ऑफ नाउ अब वे काम नहीं कर सकते हैं। तो न्यू रूल्स क्या बोलते हैं, द न्यू रूल्स प्रोहिबिटेड सेटिंग अप और एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट विद इन द वेटलैंड
ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विल हैव टू सेट अप एन अथॉरिटी। तो यहाँ पर याद रखना, ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट 2 में पूछा जा सकता है कि जो राज्य सरकारें होंगी और जो यूनियन टेरिटरी होगी उनको एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी अपने अपने स्टेट्स में, दैट विल बी डिफाइंड स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड विद इन देयर जुरिडिक्शन। जिसका काम क्या होगा, वो जो वेटलैंड होगी उनके कंजर्वेशन के लिए और वाइज यूज के लिए अपने एक स्ट्रेटजीज बनाएंगी। A list of all wetland of the states or UT will be prepared by authority within 3 months। और 3 महीने का उनको टाइम दिया गया है कि विद इन 3 मंथ्स आपको ये रूल्स बनाने, पब्लिसाइज करने थे। It will develop a comprehensive list of activities to be regulated and permitted within the notified wetland and their zone of influence। तो ये क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई जाएगी उन एक्टिविटीज के लिए जिनको रेगुलेटेड है और जिनको रेगुलेट किया जाएगा या जिनको परमिट किया जाएगा या जिनको मना किया जाएगा। It will also recommend a mechanism of maintaining of ecological character through promotional activities for land within the boundary of notified wetland। तो यहाँ पर भी देखा जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा कि उनकी जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो मेंटेन रहे। A web portal has also been created by the Ministry of Sharing Information regarding the implementation of wetland rule। एक अलग से एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहां पर शेयर की जाएगी। The next current affair is Henley Passport Index। हेनली एंड पार्टनर्स हर साल एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इज ए ग्लोबल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज। ये पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं उनको रैंक करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेवल फ्रीडम ऑफ देयर सिटीजन। किसके बेसिस पर कि उस देश में रहने वाले नागरिक को कितनी फ्रीडम है दूसरे कंट्री में जाने के लिए। सो द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के द्वारा जो भी उसको डेटा मिलता है उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाकर दे देता है। द इंडेक्स वाज स्टार्टेड इन 2006 एंड एज हेनली एंड पासपोर्ट एंड वीजा रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स उसका नाम हुआ करता था, जो बाद में उसको चेंज कर दिया गया और 2018 में उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। सो एज ऑफ नाउ द नेम इज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। द इंडेक्स रैंक्स पासपोर्ट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रीज अ होल्डर कैन गो विदाउट अ वीजा। तो क्राइटेरिया क्या होता है कि सपोज दिस इज अ कंट्री ये है, वहां का एक सिटीजन है, उस सिटीजन को उसके पास कंट्री ए का पासपोर्ट है, वो किन किन कंट्रीज में जा सकता है बिना वीजा लिए, दैट इज वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा फ्री एंट्री। ऑन द कंट्रीज ऑफ कंट्रीज होल्डर कैन गो विदाउट, दे कैन ऑब्टेन अ वीजा, विजिटर परमिट्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल्स अथॉरिटी अपॉन अराइवल। तो ये चीज दिखाता है। तो अगर हम बात करें तो अगर हम इंडिया की जो रैंक है 84 है और बाकी कंट्री आप देख सकते हैं भूटान की 89 है, श्रीलंका की 97 है, बांग्लादेश की, नेपाल की, पाकिस्तान की 104 है, अफगानिस्तान की 107 है। सो बांग्लादेश प्लेज एट द बॉटम 10 एंड 41 कंट्रीज वेलकम बांग्लादेश विदाउट वीजा। तो 41 कंट्रीज ऐसे हैं जो बांग्लादेशी को, जो बांग्लादेशी जो पीपल होते हैं उनको अलाउड करते हैं। एशिया डोमिनेट्स व्हेन इट कम्स टू पासपोर्ट पावर। देखा जाए तो ये देखा गया है कि जो एशिया है काफी डोमिनेट करता है। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग घाट प्रभा रिवर। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो साइबेरिया से बर्ड आते हैं वहाँ घाट प्रभा रिवर पर देखने को मिले हैं। तो घाट प्रभा रिवर क्या है, इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जो कृष्णा रिवर है उसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड पर, तो उसका नाम है घाट प्रभा। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इज लाइक दिस इज द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द मैप एंड जॉइनिंग द रिवर कृष्णा एट चिक संगम कर्नाटका। तो चिक संगम में जाकर ये मर्ज हो जाती है। इट फॉर्म्स गोकक फॉल इन बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, वहां पर गोकक फॉल बनाती है। इट हैज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन डैम इन हिटकल। कृष्णा रिवर है, ये आप देख सकते हैं इसकी बेसिन है, यहाँ से जा रही है कृष्णा रिवर है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तुम्बभद्रा, यहाँ पर मिल जाएगी घाट प्रभा, ये जो रिवर है यहाँ पर मिल जाएगी। सो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख सकते हैं बाकी इंफॉर्मेशन की कौन कौन सी, कहाँ पर ये कृष्णा रिवर है, इसका सोर्स क्या है, इट इज महाबलेश्वर है, कौन कौन सी रिवर लेफ्ट हैंड मिलती है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और लॉन्गेस्ट कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो भीम जो रिवर है इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। सी गार्जियन 2020। तो ये एक्सरसाइज है जो हर साल पाकिस्तान और चाइना के बीच में होती है। इस बार कहाँ पर हुई है, कराची में हुई है। सो इट इज द 6th इन द बायलैटरल सीरीज। तो ये छठी इस तरह की एक्सरसाइज है एंड जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, जितनी भी एक्सरसाइज इंडिया की तरफ से होती है, इंटरनेशनल होती है, सबका लगभग एक ही मोटिव होता है, ऑगमेंटिंग इंटर ऑपरेटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन।
सो द कोरोना वायरस, ये उस टाइम करंट अफेयर में था, तो आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं, इससे ज़्यादा जानते हैं। सो बेटर टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल टू नेशन। तो जो हमारे गृह मंत्री हैं, दैट इज अमित शाह, तो उन्होंने इनोग्रेट किया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C, दैट इज आई फॉर इंडिया एंड 4C का मतलब है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, एंड ऑल्सो डेडिकेटेड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल टू द नेशन, और ये देश को समर्पित कर दिया है। सो अबाउट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में, इट वाज अप्रूव्ड इन 2018, तो ये एकदम से अभी नहीं हुआ, अप्रूव 2018 में हो चुका था, टू कॉम्बैट साइबर क्राइम इन इंडिया इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैटर। जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनको एक पूरे तरीके से और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से डील करने के लिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आएगा, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में आएगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगा, नहीं, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। कहाँ पर लोकेटेड होगा? न्यू दिल्ली में। तो आप इसमें देख पा रहे हैं साइबर क्राइम धीमे धीमे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ बनाए गए हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो उसके हिसाब से क्या बताया गया था, तो आई डोंट फील सो कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ने बताया गया था इंडिया की इतनी परसेंट जाएगी, तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ड्यू टू कोरोना अब मुझे नहीं लगता इसका कुछ भी यूज़ है। लेकिन ये पता होना जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन रिलीज करता है। सो इट इज़ रिलीज बाय दी वर्ल्ड बैंक। साइबर आश्वस्त, आश्वस्त का मतलब वही होता है, एक तरह से आप किसी को आश्वस्त समथिंग कि आई एम सॉरी, मुझे उसका राइट वर्ड नहीं मिल रहा है। आश्वस्त करना मतलब किसी बंदे को एक भरोसा दिलाना, उसका एक वर्ड जो मुझे सही सा वर्ड नहीं मिल पा रहा है। तो हुआ क्या है, जनवरी 11 2020 को हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंटिव यूनिट। तो वहां पर क्या था, I4C था, और इस बार भी फिर क्या कर रहा है, साइबर क्राइम प्रिवेंटिव यूनिट बनाया गया, उसका नाम दिया है साइबर आश्वस्त इन गांधीनगर। तो गांधीनगर में ये चीज लॉन्च की है। इसका भी सेम काम होगा, द साइबर आश्वस्त इज अ यूनिट दैट विल एक्ट टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स विद द हेल्प ऑफ विश्वास एंड नेट रैंक। तो ये क्या काम करेगा, जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको रोकने में मदद करेगा। इट विल ओन एन एक्सक्लूसिव ऑनलाइन पोर्टल, उसका एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, दैट विल हैव अ डेडिकेटेड सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स ऑफ द साइबर क्राइम्स। अगर किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम साइबर क्राइम्स हुआ है, किसी ने हरास किया है, या फिर कुछ भी साइबर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो उस पर जाकर अपनी कंप्लेंट लिखा सकता है। तो ये मॉनिटर भी करेगा, प्रिवेंट भी करेगा और कंट्रोल करेगा साइबर क्राइम्स को स्टेट में। Along with Aswas, Viswas and Project NetRank was also launched. It will stabilize common and control room in 33 district of Gujarat. तो ये गांधीनगर में चलाया गया है गुजरात में। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, कैबिनेट अप्रूव कैपिटल ग्रांट एज वायबिलिटी गैप फंडिंग टू इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड टू सेटिंग अप नॉर्थ ईस्टर्न नेचुरल गैस पाइपलाइन। So as per the plan, gas pipeline grid would be developed in the 8 states, so 7 northeast plus 1 that is सिक्किम। तो इन स्टेट में बनाया जाएगा। लेंथ कितनी होगी, 1656 किलोमीटर, 1656 किलोमीटर, और जो कॉस्ट होगी अराउंड 9265 करोड़ रुपीस। इसके यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का मैप है, कहाँ पर जाएगा ये इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मैप इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आप प्लीज एक बार मैप को देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा सिटी कहाँ पर है, कौन सा स्टेट आता है, और कौन कौन सा जो स्टेट है कौन कौन से दूसरे स्टेट्स को टच करता है या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 50 स्लाइड्स टुडे, एंड आई सपोज 125 slides, so then we have 75 slides, so I will take around 3 classes more, if we divide 25 slides. So this is the end of the video. If you like our work, so please subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon. And if there is any query, आप जो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ें आप हमसे अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं। Okay, thank you for joining me on the YouTube channel.